जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 18 सितंबर 2020 को बिहार स्टेट में जूलॉजी से रिलेटेड जो सवाल पूछा गया था पेपर 2 में, उसको हम लोग एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों 2019 के पेपर को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया डिटेल में। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो की PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमॉन्ग एनिमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पीशीज रिच। जंतुओं में निम्नलिखित में से किसके पास सबसे ज़्यादा स्पीशीज यानी प्रजातियाँ है। तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा जो प्रजातियाँ है वह किसके पास है, तो वह है इंसेक्ट्स के पास यानी कीट के पास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो जंतुओं के समूह में कीट प्रजातियों यानी कीट स्पीशीज की संख्या सबसे बड़ी है। यह ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है, यह किस संघ का है, किस फाइलम का है, तो ऑर्थोपोडा फाइलम का है। ऑर्थोपोडा जंतु जो है जंतु जगत का जो है सबसे बड़ा संघ है। ये भी सवाल याद रखना है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो वह है ऑर्थोपोडा। राइट आंसर की बात करें तो बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सिस्टेमा नेचुरी इज अ बुक रिटन बाय। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट सवाल है और कॉमन भी सवाल है। तो सिस्टेमा नेचुरी जो बुक लिखा गया है वो कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी गई है और इनके द्वारा स्पीसीज प्लांटेरम और जेनरा प्लांटेरम भी लिखी गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि स्पीसीज प्लांटेरम और जेनरा प्लांटेरम किसके द्वारा लिखा गया है, तो कार्ल लिनियस के द्वारा यह लिखा गया। जानवरों और पौधों के वर्गीकृत करने का प्रयास 1735 ईस्वी में सिस्टेमा नेचुरी के रूप में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ, तो ये डेट याद रखेंगे 1735 में। और क्या है, तो और आपको ध्यान रखना है कि सिस्टेमा नेचुरी में लगभग 6000 पौधों और 4236 जानवर सूचीबद्ध किए गए हैं। नेक्स्ट है कि लोवेस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी इज। न्यूनतम वर्गीकरण कोटि कौन सा है। तो न्यूनतम वर्गीकरण जो कोटि है यानी लोवेस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी कौन सा है, तो यह है स्पीशीज यानी प्रजाति। सबसे बड़ा कौन होता है, तो ये होता है किंगडम। याद रखेंगे, ये यहाँ पर दिया गया है। सबसे बड़ा क्या होता है, किंगडम होता है, उसके बाद स्पीशीज होता है। ये क्रम भी आपको याद रखना है, ठीक है। किंगडम से छोटा होता है फाइलम, फाइलम से होता है क्लास, क्लास से छोटा होता है ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, फिर जीनस, और उसके लास्ट में कौन आता है, सबसे छोटी इकाई क्या होता है, स्पीशीज होता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है 4 नंबर की ब्लड इज अ। रक्त है तो रक्त क्या है, तो रक्त एक जो है कनेक्टिव टिश्यू है यानी संयोजी ऊतक है। इंपॉर्टेंट सवाल है और कॉमन भी सवाल है। तो रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है जो जीवों के शरीर के अंगों में समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन तथा अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ परिसंचरण के माध्यम से पूर्ति एवं जोड़ने का यह कार्य करता है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं क्या है कि रक्त जो है ऊतक में द्रव, मैट्रिक्स, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं ब्लड में। याद रखेंगे। रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, तो याद रखना है यह बोन मैरो में होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर। क्लाइटेलम इज द ग्लैंड्यूलर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ। क्लाइटेलम किसके शरीर का ग्रंथि युक्त भाग है, तो क्लाइटेलम जो है दोस्तों वह अर्थवॉर्म यानी केंचुए का जो है वह एक ग्रंथि युक्त भाग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो क्लाइटेलम केंचुए के 14वें और 17वें खंड के बीच में स्थित होता है। यह केंचुए के मुख के पास शरीर के दीवार का मोटी ग्रंथि और अखंडित खंड है। क्लाइटेलम प्रजनन प्रणाली का क्या है, हिस्सा है। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया गया है कि यह प्रवसन काल में कोकून बनाता है क्लाइटेलम, जिनमें अंडे रखे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच इज। तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट है सवाल और VVI भी सवाल है। तो तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो यह है दोस्तों मैल्फिगियन ट्यूबल्स है। मैल्फिगियन जो ट्यूबल्स है वह कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो तिलचट्टा यानी कॉकरोच सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंगों के रूप में मैल्पिगी नलिकाएं पाई जाती हैं। मैल्पिगी नलिकाएं क्या होती है, तो नाइट्रोजनी अवशिष्टों के उत्सर्जन और परासरण यानी ऑस्मोसिस
नियमन में मदद करती है। इसलिए कॉकरोच में मैल्पीगी प्रमुख उत्सर्जन अंग माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मेंशन द रॉन्ग आइटम इन द सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला के गलत आइटम को पहचाने कि कौन सा इसमें गलत दिया गया है। तो याद रखना है टेस्ट बड जो होता है स्वाद नलिकाएं, इसमें गलत दिया गया है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि क्यों इसमें गलत दिया गया। तो स्वाद नलिकाएं जीभ की सतह पर पाई जाती है जो पैपिलरी झिल्ली पर मौजूद होती है। बेसिलर झिल्ली जो है कॉर्टी के परत पर स्थित होता है जो कॉकियला में होती है। और कॉकियला क्या है, तो आंतरिक कान में तरल पदार्थ से भरी संरचना होती है। यूस्टेचियन ट्यूब एक छिद्र है जो कान में स्थित होता है। श्रवण अस्थि पंजर मध्य कान में स्थित होता है जो कान के बाहरी भाग के बीच का भाग होता है दोस्तों। अतः स्वाद जो कलिकाएं हैं जीभ का भाग है, और बेसिलर झिल्ली, यूस्टेचियन नली, श्रवण जो अस्थि है यह कान का भाग है। इसलिए यह क्या था, डिफरेंट था उन चारों में। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय। कोशिका झिल्ली के लिए तरल मोज़ेक मॉडल के प्रस्ताव किसने दिया था, ये आपसे सवाल पूछा दिया है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो फ्लूइड जो मोज़ेक मॉडल है वह दिया गया था दोस्तों किसके द्वारा, तो यह दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो कोशिका झिल्ली के लिए तरल को जैक मॉडल 1972 में एस.जे. सिंगर और गार्थ एल. निकोलस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कोशिका झिल्ली क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में इस बार सवाल पूछा गया था। तो कोशिका झिल्ली मुख्यतः जो है लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स, याद रखेंगे। ये सवाल आया हुआ है बीपीएससी में 71 जो बीपीएससी में सवाल पूछा गया था, यही पूछा गया था सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, तो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। इसमें प्रमुख लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं जो दो सतहों में व्यवस्थित होती हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पर कि इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड द्वि सतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है दोस्तों। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि द सेल ऑर्गेनल कॉल्ड पावर हाउस इज। ऊर्जागिरी कहे जाने वाला कोशिकांग कौन सा है, सभी को मालूम होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग है। वायवीय श्वसन अर्थात सेलुलर श्वसन जो होता है रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य है। इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखेंगे। इसलिए सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह यानी पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सिलिया एंड फ्लैजिला आर कंपोज्ड ऑफ। सिलिया एंड फ्लैजिला निर्मित होता है। तो सिलिया एवं जो फ्लैजिला जो निर्मित होता है वह माइक्रोट्यूबल्स के द्वारा निर्मित होता है। राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका परफेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो सिलिया और जो फ्लैजिला है वह गतिशील और संवेदी कोशिका अंग है जो माइक्रोट्यूबल्स द्वारा निर्मित होता है। सिलिया फ्लैजिला झिल्ली द्वारा लेपित सूक्ष्म नलिकाओं यानी माइक्रोट्यूबल से बनी होती है। प्रत्येक सिलिया में 9 जोड़ी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो बाहरी रिंग और 2 केंद्रीय सूक्ष्म नलिका बनाती है। फ्लैजिला कुछ सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाला धागे नुमा गमन अंग है जो प्रोटीन का बना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि फ्लैजिला किससे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से। तो आपको याद रखना है कि फ्लैजिला जो बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट है कि मियोसिस इज कॉल्ड ऑल्सो नोन एज मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज अर्धसूत्रण को कहा जाता है। तो अर्धसूत्रण को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है रिडक्शन डिवीजन यानी हास विभाजन कहा जाता है मियोसिस को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो अर्धसूत्री जो विभाजन है यानी मियोसिस ऐसी कोशिका विभाजन है जिसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है मातृ कोशिका गुणसूत्र संख्या की क्या रह जाती है, आधी रह जाती है, जो इसे हरास विभाजन या ऋणात्मक विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन युग्मक यानी जाइगोट के निर्माण के दौरान होता है। याद रखना है कि यह किसके दौरान होता है, तो जाइगोट के निर्माण के दौरान होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है प्रीमार्डियल जर्म कोशिकाओं में होता है। ठीक है, कौन से कोशिकाओं में, तो प्रीमार्डियल जर्म कोशिकाओं में जो होता है मियोसिस प्रोसेस देखा जाता है। नेक्स्ट है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर। न्यूक्लिक अम्लों का इमारती खंड कौन सा है, तो इसका इमारती खंड है दोस्तों न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक अम्लों का यानी एसिड का इमारती खंड कौन सा है, तो यह न्यूक्लियोटाइड। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो न्यूक्लिक अम्लों के अणु न्यूक्लियोटाइड अणुओं के बहुलक यानी पॉलीमर होते हैं, इसलिए इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इस प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु
इनकी निर्माण खंड होते हैं। यह 3 उप इकाइयों से बने होते हैं। कौन कौन सा? तो याद रखना है, नाइट्रोजिनस बेस होता है, इंपॉर्टेंट है ये, 5 कार्बन राइबोज होता है और फॉस्फेट समूह से यह बना होता है, न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजेन इज अ पॉलीमर ऑफ। ग्लाइकोजेन बहुलक है, तो ग्लाइकोजेन जो है ग्लूकोज का एक बहुलक है यानी पॉलीमर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। स्टार्च और सेलुलोज ग्लूकोज के बहुलक ग्लाइकोजेन होता है, यानी स्टार्च और सेलुलोज ग्लूकोज के बहुलक यानी पॉलीमर क्या होता है? ग्लाइकोजेन होता है। ग्लाइकोजेन में अधिकांश ग्लूकोज अवशेष अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध से क्या होता है दोस्तों? जुड़ा होता है। ग्लाइकोजेन क्या है? तो ग्लाइकोजेन जो है एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के ऊतकों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है, जो ग्लूकोज के रूप में टूटकर मांसपेशियों को तत्काल ऊर्जा क्या करता है दोस्तों? यह प्रदान करता है ग्लाइकोजेन। नेक्स्ट है कि इमल्सिफिकेशन इज द फंक्शन ऑफ। किसका कार्य पाइसीकरण है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो बाइल का जो कार्य है वो पाइसीकरण करना है यानी इमल्सिफिकेशन करना है। तो बाइल का जो कार्य है क्या है दोस्तों? वह पाइसीकरण है यानी इमल्सिफिकेशन है। राइट आंसर हो जाएगा बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं यहाँ से क्या है। तो यकृत पित्त रस का स्राव करता है, जो एक पाचक रस है। पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है, याद रखना है। सबसे पहले तो पॉइंट याद रखना है कि पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत यानी लीवर से होता है। पित्त जमा कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय में होता है यानी गाल ब्लाडर में होता है। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पाचन के लिए वसा का पाइसीकरण करना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको रखना है दोस्तों। यह अमिश्रणीय द्रव को दूसरे अमिश्रणीय द्रव में परिक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक अमिश्रणीय द्रव को दूसरे अमिश्रणीय द्रव में प्रक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाइसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वाइटल कैपेसिटी इज। वाइटल कैपेसिटी है, कौन सा वाइटल कैपेसिटी? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको कहा जाता है क्या? तो इसे कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है दोस्तों। वाइटल कैपेसिटी क्या हो गया? टाइडल वॉल्यूम हो गया प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया दोस्तों। तो वाइटल कैपेसिटी अंतःश्वास यानी इंस्पायरेटरी आरक्षित वायु, टाइडल वायु यानी प्रवाही वायु तथा एक्सपायरेटरी आरक्षित वायु का योग फेफड़ों की वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। याद रखना है वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक सामान्य शांत, यहाँ पर इसका इंग्लिश है श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास मतलब क्या हो गया? आप कह सकते मतलब सांस लेते समय फेफड़ा भरती है और निकलती है, उसे प्रवाही वायु यानी टाइडल एयर वॉल्यूम कहते हैं। प्रवाही वायु से अधिक जितनी वायु एक बार के सांस में ग्रहण कर सकते हैं उसे अंतःश्वास आरक्षित वायु कहा जाता है यानी इंस्पायरेटरी कहा जाता है। यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि प्रवाही वायु को छोड़कर जो वायु फेफड़े से निकल सकते हैं उसे उच्छ्वास यानी एक्सपायरेटरी आरक्षित वायु कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये कहलाता है आपका क्या? तो ये आपका कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको वाइटल कैपेसिटी, ये कहलाता है। और यहाँ पर लिया गया कि विभिन्न आंशिक दबावों पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के संतुलन को क्या करता है दोस्तों? यह दर्शाता है। नेक्स्ट है कि द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन का विघटन चक्र होता है। तो ऑक्सीजन का जो विघटन चक्र होता है वह सिग्मोइड होता है। कैसा होता है ये ऑक्सीजन का विघटन चक्र? तो सिग्मोइड होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो ऊतकों से वापस आने वाले रक्त में O2 का आंशिक दबाव PO2 लगभग कितना होता है? तो 40 mmHg होता है। इस पर हीमोग्लोबिन की प्रतिशत लगभग 75% होती है। PO2 तथा हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संबंध को ग्राफ पर अंकित करने पर एक सिग्मोइड वक्र जो है यानी कर्व प्राप्त होता है। इसे ऑक्सीजन का विघटन चक्र कहते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में वक्र का दाहिनी ओर खिसकना इंगित करता है कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के लिए आकर्षण कम हो गया है तथा बाईं ओर का बदलाव ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन का आकर्षण ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। ये यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं ये ग्राफ। नेक्स्ट है कि यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमोनिया इन। अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। तो अमोनिया से यूरिया का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? लीवर में यानी यकृत में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो अमोनिया से यूरिया का जो निर्माण है यकृत में यूरिया चक्र या ऑर्निथिन चक्र के प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो ये चक्र भी याद रखना है। ऑर्निथिन जो साइकिल होता है वह कहाँ पर होता है?
किस प्रक्रिया में? तो यकृत में होता है ऑर्निथिन चक्र, यानी इसे कहा जाता है यूरिया चक्र। अमोनिया का जो उत्पादन है एमिनो एसिड और अन्य यौगिकों के चयापचय से होता है, जिसमें नाइट्रोजन होता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि विच वन इज नॉट अ बोन ऑफ फोर लिम्ब, इनमें से कौन सी अस्थि अग्रपाद की नहीं है? तो याद रखना है, जांघ की जो हड्डी होती है फीमर, वह फोर लिम्ब का जो है एग्जाम्पल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो फीमर मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी है। यह पश्चपाद के जांघ की हड्डी होती है, जबकि ह्यूमरस रेडियो एल्ना कार्पल्स अग्रपाद अस्थि होता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन द, श्वसन केंद्र स्थित होता है। तो श्वसन केंद्र जो होता है वह मेडुला ऑब्लोंगाटा में स्थित होता है। इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिए कि श्वसन केंद्र कहाँ पर स्थित होता है, तो यह मेडुला ऑब्लोंगाटा में स्थित होता है दोस्तों। तो श्वसन केंद्र जो होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में स्थित होता है और श्वास के मिनट दर मिनट नियंत्रण में शामिल होता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा मस्तिष्क का भाग है। श्वसन केंद्र तंत्रिका रासायनिक और हार्मोनल प्रकृति के नियंत्रण संकेत प्राप्त करते हैं और श्वसन गतिविधियों की दर को क्या करता है दोस्तों, यह नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कि फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स अकर्स इन, मानव में निषेचन स्थल कौन सा है? तो सभी को मालूम होगा फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो फैलोपियन ट्यूब के द्वारा डिम अंडाशय के द्वारा छोड़ा जाता है और यह फैलोपियन ट्यूब में जाता है। यह तब तक रहता है जब तक शुक्राणु से निषेचित न हो जाए। इसलिए मानव में फैलोपियन ट्यूब वह भाग है जहाँ निषेचन होता है। शुक्राणु के साथ अंडे के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, तो हिंदी में इसे निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट है कास्ट्रेशन इज द रिमूवल ऑफ, बधियाकरण प्रक्रिया में हटाया जाता है। तो बधियाकरण प्रक्रिया में जो है टेस्टिस यानी वृषणों को जो है दोस्तों हटाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बधियाकरण प्रक्रिया में वृषण को हटाना शामिल होता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में कमी आ जाती है, जिसके कारण पुरुष जो होता है नपुंसक हो जाता है। इसे पुरुष नसबंदी के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि ड्यूरेशन ऑफ ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्र का ल्यूटियल चरण का काल कितना होता है? तो मासिक ल्यूटियल चरण का कार्य कितना होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में? राइट आंसर हो जाएगा 15 से 28वां दिन, यानी डे 15 टू 28 डे, यानी 15वें से 28वें दिन तक इसका जो होता है ल्यूटियन चरण का काल होता है। तो मासिक चक्र एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें महिला गर्भ धारण के लिए परिपक्व होती है। जो प्रत्येक मासिक होता है इसके 4 चरण होते हैं। मासिक धर्म होता है, कूपिक चरण होता है, ओव्यूलेशन होता है और ल्यूटिकल चरण होता है। मासिक धर्म चरण जो होता है 1 से 5 दिन तक होता है, याद रखना है। इसमें गर्भाशय तरल पदार्थ के रूप में योनि के माध्यम से आंतरिक परत को क्या करता है दोस्तों, बहाता है। कूपिक चरण में क्या होता है, तो मासिक धर्म के साथ शुरू होता है, लेकिन 13वें दिन क्या हो जाता है, यह समाप्त हो जाता है। ओव्यूलेशन चरण क्या होता है, तो यह 14वें दिन होता है। यह सभी महिला में अलग अलग होता है। इसमें परिपक्व अंडा कोशिका मुक्त होती है। किस चरण में, ओव्यूलेशन फेज में। ल्यूटिकल चरण में क्या होता है, तो 15वें दिन से प्रारंभ होकर 28वें दिन तक होता है। इसमें प्रत्यारोपण के लिए गर्भाशय की परत को मोटा करने के लिए प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन होता है। यदि गर्भधारण नहीं होता है तो ल्यूटियल समाप्त हो जाता है और अगली माहवारी में क्या होता है दोस्तों, बाहर आ जाता है ये। नेक्स्ट है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिक के पिता किन्हें कहा जाता है? सभी को मालूम होगा कि जॉन ग्रेगर मेंडल को जो है आनुवांशिकता का इन्हें पिता कहा जाता है। तो ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक है, याद रखेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। उन्हें मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने मटर के पौधे, याद रखना है किस पर एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था जॉन ग्रेगर मेंडल ने, तो मटर के पौधे पर कार्य करके यह बताया कि आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि द कंडीशन इन विच 2 और मोर देन 2 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंगल ट्रेट इज, यह स्थिति जिसमें किसी एक लक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक जीन उत्तरदायी हो, वह है कौन सा? तो वह है मल्टीपल एलेलिज्म, यानी बहुविकल्पता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वह कौन सा स्थिति है जिसमें एक लक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक जीन उत्तरदायी होता है, तो वह है मल्टीपल एलीलिज्म।
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं हम लोग। तो ऐसी स्थिति जिसमें किसी एक लक्षण के लिए दो या दो से अधिक जीन उत्तरदायी होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, मल्टीपल एलिलिज्म, यानी हिंदी में इसे बहुविकल्पता कहते हैं। उदाहरण मनुष्यों में ए बी, ये रक्त समूह दिया गया, ए बी ओ के प्रकार एक जीन के 3 एलील द्वारा निर्धारित होता है। कौन कौन सा, आई ए, आई बी और आई। नेक्स्ट है कि इफ अ नॉर्मल मैन मैरिज अ कैरियर वोमैन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस द कंडीशन ऑफ देयर सन्स विल बी। यदि एक सामान्य पुरुष की शादी वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस स्त्री के साथ होता है तब उसके पुत्र की स्थिति क्या होगी, यह सवाल पूछा गया। तो पुत्र का स्थिति क्या होगा ये आपको बताना है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो 50% यानी 50% नॉर्मल होगा एंड 50% क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा। ठीक है, यानी 50% सामान्य एवं 50% क्या हो जाएगा, वर्णांधता होगा। तो समान पुरुष की शादी वर्णांधता वाहक स्त्री से होने पर उनके पुत्र में 50% वर्णांध होंगे और 50% समान पुत्री का यही प्रतिशत होगा दोस्तों। जीनोम रिप्रेजेंट्स, जीनोम प्रतिनिधित्व करता है। तो जीनोम जो प्रतिनिधित्व करता है वो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को प्रतिनिधित्व यह करता है जीनोम, यानी गुणसूत्रों का अगुणित समूह कहलाता है क्या, जीनोम कहलाता है। तो गुणसूत्रों के एकल समूह को गुणसूत्र का जीवित जीवों में अगुणित समूह कहा जाता है जिसको एन के द्वारा दर्शाया जाता है, इसे जीनोम भी कहा जाता है। इसलिए गुणसूत्रों का अगुणित समूह जीनोम प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज, डीएनए का प्रतिकरण होता है। तो डीएनए का जो प्रतिकरण होता है वह सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी अर्ध संरक्षी होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं हम लोग। तो डीएनए अणु का द्विगुणन अर्थात कॉपी निर्माण ही डीएनए प्रतिकृति कहलाता है। डीएनए प्रतिकरण अर्ध संरक्षी यानी सेमी कंजर्वेटिव होता है, प्रकार का होता है ये। इसमें एक द्विकुंडलीय यानी डबल हेलिक्स डीएनए अणु के समान प्रकार से 2 डीएनए अणुओं का निर्माण होता है। प्रत्येक नए डीएनए में एक कुंडली मूल डीएनए की और दूसरी 9 संश्लेषित होती है। मेसल्सन और स्टाल ने प्रयोगात्मक रूप से डीएनए प्रतिक्रियन की अर्ध संरक्षी विधि को साबित किया। इसमें आधा हिस्सा संरक्षित होता है दोस्तों। तो ये वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि डी ब्रिज वर्कड ऑन द प्लांट। ह्यूगो डी ब्रिज जो थे निम्नलिखित पौधे पर कार्य किया था। उन्होंने किस पौधे पर कार्य किया था, तो याद रखना उन्होंने जिस पौधे पर कार्य किया था उसका नाम है आइनोथेरा। क्या नाम है, आइनोथेरा पौधे पर कार्य किया गया था ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। तो डी ब्रिज ने आइनोथेरा लैमार्कियाना पर कार्य किए थे और उन्होंने उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन्होंने सुझाव दिया था कि नए प्रकार के वंशानुगत लक्षण अचानक प्रकट हो सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट होमोलोगस ऑर्गन। निम्नलिखित युग्मों में कौन समजात अंग है। इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉमन भी सवाल है। तो इसमें से जो दिया गया कोई भी समजात अंग का उदाहरण नहीं दिया गया है। अब यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ उसको इंपॉर्टेंट आप कर लेंगे। जैसे जीवों के शरीर में ऐसे अंग जिनके कार्य अलग अलग होते लेकिन संरचना सेम है। पूछेगा आपसे कि समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन किसे कहा जाता है, तो कार्य अलग होगा लेकिन उनकी संरचना समान होती है, उसे क्या कहा जाता है, होमोलोगस ऑर्गन कहा जाता है। जैसे मेढक, छिपकली का जो अग्रपाद होता है और पक्षी का पंख और मनुष्य का हाथ और घोड़े का अग्रपाद समजात अंग है। कार्य अलग अलग है इनका लेकिन संरचना क्या है दोस्तों, सभी का सेम है। चाहे मेढक हो, चाहे छिपकली का अग्रपाद हो, पक्षी का पंख हो और मनुष्य का हाथ हो या घोड़े का अग्रपाद हो, इन सब का कार्य क्या है, अलग अलग है लेकिन संरचना इनकी क्या है, समान है। तो ऐसे अंग को क्या कहा जाता है, समजात अंग कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेज इज कॉल्ड। मछलियों का उत्पादन एवं प्रबंधन कहलाता है। तो इसे मछलियों का जो उत्पादन होता है और प्रबंधन होता है यह कहलाता है दोस्तों पीसीकल्चर कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। इसके अंतर्गत मछलियों के उत्पादन, प्रजनन, प्रबंधन आते हैं। मछली जल पर्यावरण को संतुलित रखने में सहायता करती है और वैज्ञानिकों ने मछलियों को क्या कहा है, बायो इंडिकेटर इसे कहा है मछली को। पेंसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, पेंसिलिन उत्पन्न किया जाता है। तो पेंसिलिन जो है फंगस यानी कवक से उत्पन्न किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं पेंसिलिन से रिलेटेड। पेंसिलिन कवक से उत्पन्न होता है। पेंसिलिन जो है दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है। इसकी खोज 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी।
नेक्स्ट है कि कैंसर ऑफ कनेक्शन टिश्यू, कैंसर ऑफ कनेक्शन टिश्यूज इज, संयोजी ऊतक में कनेक्टिव टिश्यू होना चाहिए था। संयोजी ऊतक में होने वाला कैंसर कौन सा है, तो यह है दोस्तों सार्कोमा। संयोजी ऊतक में यानी कनेक्टिव टिश्यू में जो कैंसर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो सार्कोमा इसे कहा जाता है दोस्तों। तो संयोजी ऊतक में होने वाला कैंसर को एक शब्द में सार्कोमा कहते हैं, जो हड्डियों, टेंडन, उपास्थि यानी कार्टिलेज, मांसपेशियों यानी मसल्स और वसा यानी फैट जैसे सहायक और संयोजी ऊतकों में क्या होता है दोस्तों, उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कि हु इन्वेंटेड वैक्सीन ऑफ रेबीज, रेबीज का टीका किसने विकसित किया था। सभी को मालूम होगा कि रेबीज के टीके का जो खोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था लुईस पास्चर के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो रेबीज एक क्या है, संक्रामक बीमारी। पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है, यह कुत्तों को काटने से फैलता है। इसको रोकने के लिए रेबीज का टीका लगाया जाता है। इसकी खोज लुईस पास्चर ने 1885 में की थी दोस्तों। नेक्स्ट है डीएनए क्लीविंग एंजाइम इज, डीएनए को काटने वाला एंजाइम कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए को काटने वाला एंजाइम कौन सा है, तो यह है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। यह डीएनए को काटने वाला क्या है दोस्तों, एंजाइम है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं तो प्रतिबंधन जो है एंडोन्यूक्लियेज को प्रतिबंध एंजाइम भी कहते हैं। इसका प्रयोग डबल स्ट्रैंड डीएनए में न्यूक्लियोटाइड को अनुक्रम को पहचानने और विशिष्ट स्थान पर काटते हैं। इसका उपयोग जीन को अलग करने और क्लोन डीएनए अणुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को आणविक कैंची भी कहा जाता है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म हुज जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन, सजीव जिनके जीन का परिवर्तन हस्त कौशल के द्वारा किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये कहलाता है। तो सजीव जिनके जीन का परिवर्तन हस्त कौशल द्वारा किया जाता है उसे कहा जाता है जेनेटिकली यानी जीएम ऑर्गेनिज्म इसे कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा आता है, जैसे बीटी कपास हो गया, बैसिलस थियोडोजेनेसिस कॉटन इसे कहा जाता है, फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको। तो ये क्या है, तो किसी जीवाणु का जीन कपास में डालकर उसे कीट प्रतिरोधी बनाया जाता है। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनमें से कौन प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। तो प्रतिबंधन एंजाइम यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा नहीं है, तो पैक्टिनेज जो है इसमें वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं तो पैक्टिनेज जो है प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। पैक्टिनेज एंजाइमों का एक समूह है जो पौधों की कोशिका दीवारों के मूल भाग को तोड़ता है। इसका मुख्य रूप से वाणिज्यिक में उपयोग होता है। फाइनल उत्तर कुंजी में इसका आंसर क्या दिया गया था, सी दिया गया था, जो कि गलत है। सवाना क्या है, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो सवाना क्या है, सभी को मालूम होगा कि ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड ट्रीज, बिखरे वृक्षों वाला घास का मैदान कहलाता है सवाना। कहाँ पर यह देखने को मिलेगा सवाना, तो इसका जो नामकरण है यह अफ्रीकी उष्णकटिबंधीय घास मैदानों पर पड़ा है। यह भूमध्य रेखा कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो भूमध्य रेखीय, याद रखेंगे कि भूमध्य रेखीय वर्षा वनों और मध्य अक्षांश रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र के बीच मौसमी उष्णकटिबंधीय में बड़े पैमाने पर स्थित होता है यह सवाना घास का मैदान। नेक्स्ट है कि नामदफा नेशनल पार्क इज इन, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा बी। और यह जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह दुनिया का एकमात्र पार्क है जिसमें बिल्लियों की 4 प्रसिद्ध प्रजातियां पाई जाती है। कौन कौन सा, तो बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड तेंदुआ। नेक्स्ट है कि ओजोन डिप्लेशन इज कॉज्ड बाय, ओजोन क्षरण होता है किसके कारण, तो सीएफसी के कारण यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के दौरान जो होता है ओजोन डिप्लेशन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 9। तो ओजोन क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है, यह बहुत अस्थायी होता है। यह ओजोन परत के पास पहुंचकर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को तोड़कर क्लोरीन बनाती है। इस क्लोरीन का एक परमाणु जो है 1 लाख ओजोन परमाणु को क्या करता है दोस्तों, नष्ट करता है। When we go more from poles towards equator, the biodiversity, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होता है, तो यह याद रखना है कि जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा बायोडाइवर्सिटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है क्योंकि भूमध्य रेखा पर पोषक तत्वों और सूर्य के प्रकाश से भरपूर अनुकूल जलवायु होती है जो सूक्ष्म आवासों को बढ़ावा देता है। इसलिए ध्रुवों के तुलना में भूमध्य रेखा पर प्रजातियों की विविधता अधिक होती है दोस्तों। नेक्स्ट है कि स्पॉन्जेज हैव डैश लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पंज में डैश स्तर का संगठन होता है। तो इसमें याद रखना है, इसमें जो होता है स्पंजेस के पास सेलुलर लेवल का जो होता है ऑर्गेनाइजेशन
स्पंज में देखने को आपको मिलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो याद रखना है कि स्पंज में अंग या वास्तविक ऊतक नहीं होते, इनमें कोशिकाएं होती है, इसलिए स्पंज में एक कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। स्पंज में जल परिवहन तथा नाल कैनाल तंत्र यानी कैनाल सिस्टम आप कह सकते हैं, नाल तंत्र पाया जाता है। स्पंज छिद्रधारी सामुद्रिक जीव है यानी पोर्स इसमें पाया जाता है, याद रखना है। लार्वा ऑफ निडेरिया, निडेरिया का लार्वा है, तो निडेरिया का लार्वा जो है वह प्लेनूला है। कौन सा है? तो लार्वा ऑफ निडेरिया क्या है? तो प्लेनूला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो निडेरिया संघ सिलेंट्रेट्रा का मेंबर है, जिसकी लार्वा अवस्था को क्या कहा जाता है? प्लेनूला नाम से जानते हैं। साइकोन की लार्वल अवस्था को क्या कहा जाता है? तो एम्फी, याद रखना है, एम्फी ब्लास्टूला इसे कहते हैं। जबकि ल्यूकोसोलेनिया की लार्वल अवस्था को क्या कहा जाता है? तो यह पैरेन काइमुला इसे कहते हैं। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन इज, झींगा का उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो झींगा का उत्सर्जी अंग है ग्रीन ग्लैंड्स है, यानी ग्रीन ग्रंथियां हैं झींगा का क्या उत्सर्जी अंग। तो ग्रीन जो ग्रंथियां है झींगा जैसे क्रेस्टेशियस का उत्सर्जी अंग है, यह शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को फिल्टर करता है और यह प्रत्येक एंटीना के आधार पर खुलता है। झींगा उत्सर्जन के रूप में अमोनिया निकालता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि सिमेट्री ऑफ सी एनिमोन इज, सी एनिमोन की सममिति है, तो याद रखना है यह रेडियल होता है। सी एनिमोन का जो सिमेट्री होता है वो कैसा होता है? रेडियल होता है। और सी एनिमोन क्या है? एक समुद्री जीव है। यह निडेरिया फाइलम का सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि किस फाइलम के अंतर्गत है, तो निडेरिया फाइलम का सदस्य है। एनिमोन में जो होता है अपने गतिहीन प्रकृति के कारण रेडियल समरूपता होती है। रेडियल समरूपता शरीर में केंद्र के साथ दो हिस्सों में विभाजित करती है दोस्तों। नेक्स्ट है कि हार्ट ऑफ फ्रॉग इज, मेढक का हृदय होता है, तो मेढक का हृदय जो होता है वह 3 चैम्बर्ड होता है यानी त्रिकोष्ठीय होता है। तो यहाँ पर है कि यह सबसे पहले एम्फीबियन है और इसमें बंद परिसंचरण यानी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और अपूर्ण दोहरा परिसंचरण होता है। मेढक का हृदय एक वेंट्रिकल 2 आलिंद और 3 कक्षों में क्या होता है? बना होता है। इनकी दीवारें 3 परतों से बनी थी। कौन कौन सा? इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। दाएं आलिंद को ऑक्सीजन रहित और बाएं आलिंद को ऑक्सीजन युक्त प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, आंतरिक निषेचन होता है, तो यह कहाँ पर होता है? तो आंतरिक निषेचन होता है मैमल्स में यानी स्तनधारियों में जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को आपको मिलता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो शुक्राणु के साथ अंडे के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ऐसा निषेचन जो होता है जो मादा के शरीर के भीतर होता है उन्हें आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसमें शुक्राणु मादा के शरीर के अंदर ही अंडाणु को निषेचित करता है। यह मनुष्य एवं गाय, कुत्ता और मुर्गी इत्यादि में होता है। उभयचर और मछली में बाह्य निषेचन होता है, याद रखेंगे, जो शरीर के बाहर होता है। द टस्क ऑफ एलिफेंट इज मॉडिफाइड, हाथी का जो निकला दांत होता है जिसे क्या कहा जाता है? टस्क कहा जाता है, परिवर्तित है। तो याद रखना है इंसीजर का यह परिवर्तित रूप है हाथी का जो दांत होता है जिसे हम लोग टस्क के नाम से जानते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग। एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज अंततः परिवर्तित हो जाता है। तो ग्लूकोज अंततः जो है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्लाइकोलाइसिस कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव में होती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का एक अणु 2 पायरुविक अम्ल में टूटता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। और कुछ ऊर्जा क्या होती है? उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है हमारा इंटरफेरॉन्स आर। इंटरफेरॉन्स क्या है? तो इंटरफेरॉन्स है दोस्तों एंटीवायरल प्रोटीन्स को कहा जाता है इंटरफेरॉन। क्या होता है इंटरफेरॉन्स? तो एंटीवायरल प्रोटीन होता है। तो इंटरफेरॉन एक एंटीवायरल प्रोटीन है जो वायरस को संक्रमित होने पर कोशिकाओं द्वारा इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है जो वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा सुरक्षा में भूमिका निभाता है। इंटरफेरॉन 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। When CO2 concentration in bond increases,
ब्रीदिंग बिकम्स, रक्त में CO2 सांद्रता बढ़ने पर श्वसन हो जाता है। तो याद रखना है, रक्त में CO2 की जब सांद्रता बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो याद रखना है तीव्र और गहरा हो जाएगा, यानी फास्टर एंड डीपर हो जाएगा। तो जब रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो उसे हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। इसके दौरान सांस तेज और गहरी हो जाती है। CO2 के बढ़ने से हीमोग्लोबिन के साथ CO2 की बंधुता बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की बंधुता क्या होती है, हीमोग्लोबिन के साथ कम हो जाती है और इसे क्या कहा जाता है, इसे बोर्ड प्रभाव कहा जाता है, यानी बोर्ड इफेक्ट इसे कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि प्रो एंजाइम ट्रिप्सिनोजन चेंजेस टू एंजाइम ट्रिप्सिन इन। प्रो एंजाइम ट्रिप्सिनोजन एंजाइम ट्रिप्सिन में डैश द्वारा परिवर्तित होता है। तो यह परिवर्तित होता है दोस्तों एंटीरोकाइनेज के द्वारा। एंटीरोकाइनेज के द्वारा यह परिवर्तित होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा द्वारा स्रावित एंटीरोकाइनेज द्वारा ट्रिप्सिनोजेन सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है, जो पैनक्रियाटिक जूस के असक्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है। अतः प्रो एंजाइम जो है ट्रिप्सिनोजन एंजाइम ट्रिप्सिन में एंटीरोकाइनेज द्वारा परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है हमारा थायरोकैल्सिटोनिन। एक जो है थायरोकैल्सिटोनिन थायराइड हार्मोन इन ब्लड, यानी थायरोकैल्सिटोनिन एक थायराइड हार्मोन रक्त में क्या होता है, तो याद रखना है लोअर कैल्शियम लेवल को क्या करता है, यह घटाता है थायरोकैल्सिटोनिन। राइट आंसर हो जाएगा लोअर कैल्शियम लेवल। तो कैल्सिटोनिन एक थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायराइड हार्मोन है जो रक्त में कैल्शियम स्तर को क्या करता है, घटाता और नियंत्रित करता है। कैल्सिटोनिन पैराथायरॉइड हार्मोन के कार्यों को रोकता है जो कैल्शियम को क्या करता है दोस्तों, बढ़ाता है। नेक्स्ट है कि राइबोसोम्स ऑफ 70S टाइप्स अकर्स इन। राइबोसोम 70S का प्रकार पाया जाता है। तो यह किसमें पाया जाता है, तो यह पाया जाता है ऑल ऑफ दीज में, यानी बैक्टीरिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट, इसमें पाया जाता है किस प्रकार का राइबोसोम, तो 70S पाया जाता है। तो 70S राइबोसोम में 2 यूनिट होता है, एक होता है 50S और होता है एक 30S। राइबोसोम का कार्य सभी को मालूम होगा, प्रोटीन संश्लेषण का इसका कार्य होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया इत्यादि में पाया जाता है। मुख्य कुंजी में इसका आंसर क्या दिया था, ए, जो कि सही नहीं है दोस्तों। क्रॉसिंग ओवर इज डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। द्विगुणित प्राणी में जीन विनिमय जिम्मेदार होता है। तो द्विगुणित जो प्राणी होता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो होता है, उसमें जीन विनिमय जो होता है वह लिंकेज बिटवीन जीन्स के लिए होता है, यानी जीन के बीच सहलग्नता के लिए होता है। द्विगुणित प्रणाली में जीन विनिमय जिम्मेदार किसके लिए होता है, तो लिंकेज बिटवीन जीन्स के लिए यह जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो द्विगुणित जीवों में क्रॉसिंग ओवर जीन के बीच संबंध के लिए जिम्मेदार हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्र आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान करते हैं जिससे जुड़े जीनों का पुनः संयोजन होता है। यह प्रक्रिया गुणसूत्रों पर एलील्स के नए संयोजन बनाकर संतानों द्वारा विरासत में मिले लक्षणों को प्रभावित करके आनुवांशिक विविधता को बढ़ाती है। तो ये आंसर है और मुख्य उत्तर कुंजी में डी सही है, परंतु रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंकेज जीन होगा, याद रखेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, मेरे द्वारा की गई मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। तो और जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ आयन्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एज। आयन की गति सांद्रता ढाल के विरुद्ध हो तब इसे कहते हैं, तब इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो जब आयन की गति सांद्रता ढाल के विरुद्ध हो तब इसे कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, यानी सक्रिय परिवहन इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ लगेगा मुझे इंपॉर्टेंट वहाँ मैं डिस्कस कर दूंगा। गोल्जी एपरेटस इज डिराइव फ्रॉम। गोल्जी उपकरण उत्पन्न है, तो याद रखना है ER, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा इसे ड्राइव किया जाता है, गोल्जी एपरेटस को। तो गोल्जी एपरेटस को गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कोशिका के केंद्रक
द्रव के केंद्रक के समीप कुछ थैलेनुमा कोशिकांग पाए जाते हैं, इन्हें गोल्जी उपकरण कहते हैं। इसका कार्य प्रोटीन की पैकेजिंग याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, और स्राव करना है। यह ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन प्राप्त करता है दोस्तों, गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट है कि द स्टार्ट कोडॉन इन प्रोटीन सिंथेसिस ही। देखिए पिछले वाले को जब हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, सॉरी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें आया था स्टार्ट कोडॉन इन प्रोटीन सिंथेसिस इज। प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभिक कोडॉन कौन सा है? तो प्रारंभिक कोडॉन कौन सा है? तो AUG है, याद रखेंगे। ये सब क्या है? GCA, CCA, ये सब एंडिंग कोडॉन है, ठीक है। यानी इसे क्या कहा जाता है? स्टॉप कोडॉन के भी नाम से जाना जाता है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटीन प्रेजेंट इन कार्टिलेज इज। उपस्थिति में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो उपास्थि यानी कार्टिलेज में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो कॉन्ड्रियन है। कौन सा है प्रोटीन? कॉन्ड्रियन प्रोटीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो उपस्थिति कॉन्ड्रियन एक प्रोटीन है जो उपस्थिति में पाया जाता है। उपस्थिति मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारे शरीर में ऊतकों के समूह को कार्टिलेज कहते हैं, याद रखेंगे। यह कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिका से बने होते हैं। ओसिन हड्डी में कार्बनिक पदार्थ बनाता है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि विटामिन सिंथेसाइज्ड इन द गट ऑफ बैक्टीरियल एक्शन इज। आंत में जीवाणु द्वारा संश्लेषित होने वाला विटामिन कौन सा है? सभी को मालूम होगा, विटामिन 12 इसका राइट आंसर होगा। तो एस्चेरिचिया कोलाई मानव आंत में सजीवी संघ में, यानी सिम्बायोटिक रिलेशन आप कह सकते हैं, संघ में रहता है। वे मानव आंत में बड़ी मात्रा में विटामिन के और बी का उत्पादन करते हैं। लगभग 20% आंत बैक्टीरिया विटामिन B12 का उत्पादन कर सकते हैं। सहकारक रूप में विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड एज न्यूक्लियन बाय। न्यूक्लियन के रूप में न्यूक्लिक अम्ल का खोज किया था, तो यह खोज किया गया था मिस्र के द्वारा। न्यूक्लियन के रूप में न्यूक्लिक अम्ल का खोज किसने किया था? मिस्र ने किया था। कब किया था? तो 1869 में किया था, ठीक है। और अब यह DNA के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे। अतः न्यूक्लियन के रूप में न्यूक्लिक अम्ल का खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिस्र ने। हु प्रपोज द टर्म ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द को किसने प्रस्तावित किया था? राइट आंसर हो जाएगा टेंसलर ने। कॉमन सवाल है, VBI भी सवाल है, याद रखेंगे। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? तो टेंसलर ने दिया था। और कब दिया था? 1935 में, ठीक है। इन अ टेक द अपर वार्मर ऑक्सीजन रिच वाटर जोन इज। किसी झील का ऊपरी गर्म ऑक्सीजन समृद्ध जल क्षेत्र क्या है? तो यह है दोस्तों एपिलिमियन है। इसे क्या कहा जाता है? एपिलिमियन इसे कहा जाता है। तो किसी झील का ऊपरी गर्म ऑक्सीजन समृद्ध जल क्षेत्र क्या कहलाता है? तो एपिलिमियन इसे कहा जाता है। तो झीलों को 3 अलग अलग स्तर में विभाजित किया गया। सबसे ऊपरी परत को एपिलिमियन कहा जाता है, मध्य परत को मेटलिमियन कहा जाता है, और सबसे निचली परत को हाइपोलिमियन होते हैं। एपिलिमियन ऊपरी परत होने से वायु और सूर्य का प्रकाश से सीधे संपर्क होता है। इसमें प्लैंकटन की वृद्धि होती है और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और वायु के संपर्क से, जिससे ऑक्सीजन अधिक होता है। इसलिए एपिलिमियन गर्म ऑक्सीजन युक्त जल क्षेत्र है। BOD क्या है? तो BOD क्या है दोस्तों? तो BOD किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, डिजॉल्व O2 नीड बायो ऑक्सीजन डिमांड। हिंदी इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बायो ऑक्सीजन डिमांड है। तो डिजॉल्व O2 नीडेड बाय माइक्रोबीज, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा घुले हुए O2 की आवश्यकता को क्या कहा जाता है? BOD मेजर्स कहता है। तो BOD किसको मापता है? तो डिजॉल्व O2 यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा घुले हुए O2 की आवश्यकता को मापता है BOD। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। इसका प्रयोग पानी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने की दर को मापने के लिए किया जाता है, और इस प्रकार BOD पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का एक प्रत्यक्ष माप है। अतः एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, अपघटन में अवशिष्ट कार्बनिक पदार्थ को हटाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा का क्या है दोस्तों? एक माप है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इसमें मोड पूछा गया कि इसका मोड क्या होगा, तो इसका मोड क्या होगा? सबसे ज्यादा रिपीटेड कौन सा संख्या? 8 है, तो इसका मोड 8 होगा। नेक्स्ट है कि मोटिवेशन इज। अभिप्रेरण क्या है? तो अभिप्रेरण क्या है? तो बोथ A एंड B होगा, यानी साइकोलॉजिकल स्टेट है और फिजियोलॉजिकल दोनों, सॉरी फिजियोलॉजिकल स्टेट और साइकोलॉजिकल स्टेट दोनों है अभिप्रेरण, याद रखेंगे। ये तो जूलॉजी का सवाल नहीं है, ये है जूलॉजी का सवाल। 2 सवाल ऐसे ही आ गया था दोस्तों, सॉरी।
वेक्टर अब दिया गया तो छोड़ भी नहीं सकते हैं। वेक्टर ऑफ कालाजार कॉजिंग पैरासाइट लेशमेनिया, कालाजार कारक परजीवी लेशमेनिया का वाहक कौन सा है? तो इसका वाहक जो है कौन सा है? तो यह है कौन सा? फ्लीबोटोमस है। कौन सा है इसका वाहक? तो फ्लीबोटोमस है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? फ्लीबोटोमस को सैंड फ्लाई कहा जाता है। कालाजार का वाहक कौन सा है? तो सैंड फ्लाई याद रखना है। देखिए कैसे सवाल पूछा है। सैंड फ्लाई तो आप जानते होंगे, ये नहीं जानते होंगे। फ्लीबोटोमस भी सैंड फ्लाई को कहा जाता है। तो लिस्मेनिया को आमतौर पर कालाजार के रूप में जानते हैं। यह एक संक्रामक बीमारी है जो सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। यह उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और दक्षिणी यूरोप के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। नेक्स्ट है पैलियोसिन एपॉक बिलोंग्स टू द एरा। पैलियोसिन एपॉक को किस एरा में रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है पैलियोसिन जो युग है वह रखाता है किसका? यह रखाता है दोस्तों सीनोजोइक एरा में इसे रखा जाता है पैलियोसिन को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पैलियोसिन युग को सीनोजोइक एरा में रखा जाता है। पैलियोसिन एक आधुनिक सीनोजोइक युग में पैलियोजिन काल का पहला युग है। पैलियोसिन युग तृतीय काल का सबसे प्रारंभिक युग। यह जो है लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व से 55 मिलियन वर्ष पूर्व के बीच का समय है। पैलियोसिन युग में डायनासोर विलुप्त हो गए थे, याद रखेंगे। और स्तनधारियों का क्या हुआ था दोस्तों? विकास हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि मैमल्स का जो विकास हुआ था, स्तनधारियों का जो विकास हुआ था किस युग में हुआ था? तो पैलियोसिन युग में हुआ था। नेक्स्ट है कि इंडेमिक मैमल्स ऑफ ओरिएंटल रीजन आर। ओरिएंटल क्षेत्र के स्थानिक स्तनपायी हैं। तो ये कौन कौन सा है? तो ट्री स्क्रू है, फिर टार्सियर्स है और गिब्बन्स है। ये सभी के सभी जो है ओरिएंटल क्षेत्र के स्थानिक स्तनपायी हैं दोस्तों। जहां दुनिया की जीवों के दो प्रमुख विभाग मिलते हैं वहां दक्षिण पूर्व एशिया स्थित है। यह क्षेत्र स्वयं के पूर्वी हिस्से का गठन करता है। इसे ओरिएंटल या भारतीय जीव भौगोलिक क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में स्थानिक स्तनधारी पैइडे और टार्सियर्स और गिब्बन शामिल है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि ह्यूमन प्लासेंटाइज मानव अपरा होता है। तो यह कैसा होता है? तो यह डिस्क्वाइडल होता है, यानी चक्री काम होता है ह्यूमन प्लासेंटा। तो अपरा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण और ओटू पहुंचता है दोस्तों, प्लासेंटा याद रखेंगे। इसका आकार अधिकतर गोलाकार होता है और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डिस्क्वाइडल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्लेक्वाइड स्केल्स आर। पट्टाभ सल्क होते हैं। तो यह कैसा होता है? तो यह डर्मल होता है, यानी त्वची होता है प्लेक्वाइड स्केल। तो पट्टाभ सल्कों को जो है कार्टिलेजिनस मछलियों के त्वचीय दांत भी कहा जाता है और यह संरचनात्मक रूप से कशेरुक दांतों के समान होते हैं। यह भीतरी संवहनी ऊतक का बना होता है। सल्क शरीर के त्वचा के बाहर होता है और यह सल्क प्राणियों के शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। विच इज द एसेलियोमेट्स फैलाएं, इनमें से कौन आगुहिक संघ है? तो याद रखना है कौन सा है? तो प्लेटीहेलमिन्थिस जो है वह एसेलियोमेट फाइलम का क्या है दोस्तों? एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिन्थिस। तो प्लेटीहेलमिन्थिस संघ के सभी जंतु जो होता है एसेलियोमेट होने के साथ अधिकांश परजीवी होते हैं। इनके शरीर में गुहा नहीं पाई जाती है, पहला पॉइंट याद रखना है आपको। प्लेटीहेलमिन्थिस का अर्थ होता है चपटे कृमि होता है, इनके पास पाचन तंत्र नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि आर्कियोमोलक्स है, यानी आर्कियोमोलक्स क्या है? तो यह है हाइपोथेटिकल मोलस्क को कहा जाता है आर्कियोमोलक्स। पहले भी हम लोग इस सवाल को देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। और मोलस्क जो होता है जीव जगत में, याद रखेंगे एक पॉइंट क्या कि मोलस्का जो होता है जीव जगत में सबसे बड़ा दूसरा संघ है, दूसरा सबसे बड़ा संघ आप कह सकते हैं। इसके मेंबर खारे एवं मीठे पानी में पाए जाते हैं। बाइवोल्विया और गैस्ट्रोपॉड के मेंबर मीठे पानी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन। कौन सा फ्लैजिला युक्त प्रोटोजोआ नहीं है? पहले भी देख चुके। पैरामीशियम जो होता है वो फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ का उदाहरण नहीं है। और ये कैसा है? तो एकोसिकी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो गंदे पानी में इत्यादि में पाया जाता है। यह प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसको स्लीपर जंतु भी कहता है। इसका शरीर पेलियकल आवरण से ढका रहता है। इसमें गमनांग जो होता है सिलिया से होता है और जो बाहर की ओर निकलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, किससे ये गमन करता है? सिलिया से। इसी के सहायता से पैरामीशियम तेजी से तैरता है। फ्लैजिला एक गमनांग है जो ट्रिपेनोसोमा, यूग्लेना और लेशमेनिया इत्यादि में पाया जाता है। नेक्स्ट है
वेलिजड़ कार्बा इज फाउंड इन, वेलिजड़ कार्बा पाया जाता है तो यह पाया जाता है दोस्तों मोलस्का में पाया जाता है वेलिजड़ लार्वा। लार्वा होगा कार्बा यहाँ पे लिखा गया। यहाँ वेलिजड़ जो लार्वा है दोस्तों वह कहाँ पर पाया जाता है, तो यह पाया जाता है मोलस्का में पाया जाता है। तो मोलस्क संघ मोलस्का अकशेरुकी जगत में दूसरा सबसे बड़ा संघ है। यह संघ के जीवों का विकास अप्रत्यक्ष रूप से होता है। संघ मोलस्का के जीव मीठे और खारे पानी में पाए जाते हैं, जैसे बायोवोल्विया आदि। इसकी लार्वल अवस्था को वेलिगड़ कहते हैं। वेलिगड़ जो होता है लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा के बाद की अवस्था है जो स्वतंत्र रूप से प्लवक होता है। नेक्स्ट है कि फिश हैविंग एरियल एक्सेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, मछली जिसमें वायवीय सहायक श्वसन संरचना पाई जाती है वो कौन सा है, तो यह है क्लियरिस है, एनाबास है और चना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मछलियों में मुख्य रूप से श्वसन के लिए गलफड़े मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ मछलियां सहायक वायवीय श्वसन प्रकृति की होती है जो कम ऑक्सीजन वाले पानी में भी जीवित रहती है। यह वायु से भी श्वसन करती है। इनमें सहायक श्वसन अंग होते हैं जैसे क्या क्लेरियस, अनाबस और चन्ना इत्यादि। चेंज फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स स्टार्टेड इन, जलीय से स्थलीय कशेरुकों में परिवर्तन शुरू हुआ। तो यह शुरू हुआ था दोस्तों कब, तो यह हुआ था डोविनियन में। कब, तो डोवोनियन में यह शुरू हुआ था। किस काल में हुआ था, तो डोविनियन काल में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि स्फेनोडॉन इज, स्फेनोडॉन क्या है, तो यह एक सरीसृप है स्फेनोडॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोरामेन ऑफ पेनिजा इज प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ, हृदय में फोरामेन ऑफ पेनिजा पाया जाता है तो यह सरीसृपों में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सरीसृपों के ग्रुप मगरमच्छ के हृदय में पाया जाता है। यह जो है बहिर्वाह पथ के भीतर बाएं और दाएं महाधमनी के बीच स्थित होता है। मगरमच्छ के पानी में डूबने पर पेनिजा का फोरामेन रक्त ऑक्सीजन को स्थिर करने में क्या करता है, मदद करता है। यह रक्त को फेफड़े से गुजरने की अनुमति भी देता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू, शरीर से ताप घटता है तो यह किसके द्वारा, तो इवोपोरेशन के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा, इन सभी के द्वारा जो होता है शरीर से ताप घटता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और शरीर का तापमान आपको याद रखना है कितना डिग्री सेल्सियस है, तो 37 डिग्री सेल्सियस है। बाकी सब लोग आप जानते होंगे विकिरण क्या है, चालन क्या है, ठीक है। विंड पाइप इज एप्लीकेबल टू, वायु नली संबंधित है तो यह संबंधित है दोस्तों ट्रैकिया से, वायु नली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन द नॉर्मल अडल्ट मेल ह्यूमन इज, एक समान वयस्क नर मानव में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है तो यह कितना होता है, तो यह होता है दोस्तों 100 से 130 मिलीलीटर पर मिनट यह होता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर दिया गया कितना 125 मिलीलीटर, वही 100 से 130। नेक्स्ट है कि स्पर्मेटोजोआ रिलीज क्या है, हाइलूरोनिडेज बाय इट, शुक्राणु हाइलूरोनिडेज मुक्त करता है अपने में। तो याद रखना यह क्या मुक्त करता है, तो एक्रोसोम, एक्रोसोम से यह क्या करता है, यह रिलीज करता है दोस्तों। तो जो शुक्राणु है हाइलूरोनिडेज मुक्त करता है किससे, तो एक्रोसोम से। तो हाइलूरोनिडेज और एक्रोसिन स्तनधारियों के निषेचन के दौरान शुक्राणु द्वारा जारी एंजाइम है, दोनों को एक साथ शुक्राणु लाइसिन के नाम से जाना जाता है। निषेचन में जो होता है डिंबवानुजन कोशिका यानी ओसाइट तक पहुंचने के बाद शुक्राणु कोशिका के द्वारा हाइलूरोनिडेज जारी यानी रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर इन सिल्क, सिल्क में पाई जाने वाली द्वितीयक प्रोटीन संरचना प्रकार कौन सा है, तो यह है बी प्लिएटेड शीट यानी बीटा प्लिएटेड शीट, यह द्वितीयक प्रोटीन संरचना है सिल्क में पाई जाने वाली। आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट एन इसेंशियल एमिनो एसिड, इनमें से कौन अनिवार्य एमिनो अम्ल नहीं है, तो याद रखना है ग्लाइसिन अनिवार्य एमिनो एसिड नहीं है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ग्लाइसिन एक सबसे सरल स्थिर एमिनो एसिड है। ग्लाइसिन मानव आहार के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि यह एमिनो एसिड से शरीर में
जैव संश्लेषण होता है। यह प्रोटीन के अग्रदूत के रूप में काम करता है। अधिकांश प्रोटीन में ग्लाइसिन की थोड़ी मात्रा शामिल होती है, सिवाय कोलेजन प्रोटीन के। नेक्स्ट है कि एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज क्या होते हैं? तो एंटीबॉडीज क्या होता है? तो यह एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है दोस्तों, याद रखना है। एंटीबॉडीज क्या होता है? तो यह एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो एंटीबॉडी जिन्हें इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, यह ग्लाइकोप्रोटीन है जो रोग जनकों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक एंटीबॉडी में वाई प्रकार की संरचना होती है जो 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट से बनी होती है। एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन 5 जो होता है 5 अलग अलग वर्ग के होता है। कौन कौन सा? IgM, IgA, IgA, IgD, IgA। देखिएगा बीपीएससी में यहाँ से भी एक सवाल पूछा गया है दोस्तों, इस बार 71 जो क्वेश्चन पूछा गया था 71 बीपीएससी में। डीएनए वायरस है तो याद रखना है यह हर्पिस वायरस है, डीएनए वायरस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो डीएनए वायरस एक ऐसा वायरस है जिसका जीनोम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से बना होता है। यह सिंगल या डबल स्टेड डीएनए वायरस हो सकता है। हर्पिस वायरस एक प्रकार का डीएनए वायरस है जो मनुष्यों में संक्रमण बीमारियों का कारण बनता है। यह मुखीय दाद, जननांग दाद, चिकन पॉक्स इत्यादि का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है कि क्लीवेज एंड्स विथ द फॉर्मेशन ऑफ, विखंडन का अंत डैश के निर्माण के साथ होता है। तो विखंडन का जो अंत है वह ब्लास्टुला के निर्माण के साथ होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। कोशिका विभाजन प्रक्रिया को विखंडन कहा जाता है। कोशिका विभाजन के कम से कम 4 चक्र होते हैं जिसमें 16 कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें मोरूला कहा जाता है। निषेचन के बाद पहला विखंडन विभाजन होता है, याद रखना है। विखंडन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कोशिकाओं को ब्लास्टोमेरस कहा जाता है। और विखंडन का चरण तब समाप्त होता है जब ब्लास्टुला नामक ब्लास्टोमेरस का एक खोखला गोला क्या हो जाता है? बन जाता है। इसमें 6 से 32 कोशिकाएं होती है। यह निषेचित अंडे के बार बार टूटने से क्या होता है दोस्तों? बनता है। नेक्स्ट है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड इज एब्सेंट इन, पैराथायरॉयड ग्रंथि नहीं होती है। तो याद रखना है किस में नहीं होता है? तो ये साइटोसोम्स में नहीं होता है और फिशेज में यानी मछलियों में यह नहीं पाया जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उभयचरों में देखने को यह मिलता है। नेक्स्ट है विच इज कैटेकोलामाइन, कौन कैटेकोलामाइन है? तो कौन सा कैटेकोलामाइन है? तो डोपामीन क्या है दोस्तों? एक कैटेकोलामाइन का एग्जाम्पल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कैटेकोलामाइन, डोपामाइन, नॉर एड्रीनलिन और एड्रीनलिन केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र में न्यूरोट्रांसमीटर के साथ साथ अंतःस्रावित तंत्र में हार्मोन है। डोपामाइन मस्तिष्क में एक सीए न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में डोपामाइन है जिसकी खोज जो है 1958 में कार्लसन ने किए थे। डोपामाइन मस्तिष्क में लगभग जो है 8% कैटेकोलामाइन सामग्री का गठन करता है। आनंदमय महसूस होने में डोपामाइन की भूमिका होती है। यह रसायन जो होता है संदेशवाहक का कार्य करता है। कौन सा? डोपामाइन। नेक्स्ट है कि द बायोजेनिक लॉ वाज गिवन बाय, बायोजेनिक नियम को दिया गया था तो यह दिया गया था अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बायोजेनिक लॉ किसके द्वारा दिया गया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। कब दिया था इन्होंने? तो 1866 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, बायोलॉजिकल स्पीसीज विचार दिया था तो यह दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। अर्नेस्ट मेयर ने जो है यह दिया था, किसने? यह भी दिया था, ये दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। और ये दिया था बायोलॉजिकल स्पीसीज, यह दिया था अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। कब दिया था? तो याद रखना है इन्होंने दिया था 1935 में। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर यूनिट्स इज कॉल्ड, समष्टियों का छोटी इकाइयों में पृथक्करण कहलाता है। तो यह पृथक्करण कहलाता है आइसोलेशन कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। सोलर कांस्टेंट इज, सूर्य नियतांक है तो सोलर कांस्टेंट इसमें से कौन सा है? तो 1361 W/m², ये कहलाता है सोलर कांस्टेंट कहलाता है। तो पृथ्वी की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थिति खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पहुंचने वाले सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। सौर नियतांक कितना होता है? ये 1661 W/m² होता है। सूर्यता पृथ्वी पर अवरोधित आने वाली सौर ऊर्जा है। यह पृथ्वी पर सौर विकिरण के द्वारा प्राप्त होता है।
94 नंबर सवाल है कि स्पीसीज विथ 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन विद इन 100 ईयर आर केप्ट अंडर। स्पीसीज जिनकी 100 वर्षों के अंदर विलुप्त होने की 10% संभावना, उन्हें रखा जाता है, तो इन्हें जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा जाता है। ये जो है दोस्तों, इससे रिलेटेड सवाल जो है 71 बीपीएससी में पूछा गया था और उसका भी आंसर इंडेंजर्ड ही था। नेक्स्ट है हमारा फोराजर बीज परफॉर्म्स राउंड डांस व्हेन अ रिच फूड सोर्स लाइज विद इन डैश मीटर्स फ्रॉम द हाइव्स। भोजन खोजने वाले मधुमक्खी वृत्ताकार नाच तब करती है जब एक समृद्ध नया भोजन स्रोत छत्ते से डैश मीटर के अंदर हो। तो छत्ते से कितना मीटर के अंदर हो, तो यह जो है 50 से 100 मीटर के अंदर हो, तब वह वृत्ताकार नाच करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काई स्क्वायर इज इक्वल टू, काई स्क्वायर बराबर होता है, तो काई स्क्वायर जो बराबर होता है आपने पढ़ा होगा, यह होता है सिग्मा ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। ये होता है काई स्क्वायर। क्या है, सी है जो स्वतंत्रता की डिग्री, प्रक्षेपित मूल्य एफ है। आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ अमेजॉन इलेक्ट्रिक ईल। अमेजॉन इलेक्ट्रिक ईल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका नाम है इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस है। इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस जो है अमेजॉन इलेक्ट्रिक ईल का वैज्ञानिक नाम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अकर्स इन, बाह्य केंद्रक वंशानुगति होती है, तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस देखने को आपको मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है हमारा डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स आर कंसर्न्ड विद, डेस्मोसोम्स संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, सेल एडहेरेंस से संबंधित है, यानी कोशिका आसंजन से संबंधित है डेस्मोसोम्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आज के डिस्कशन का लास्ट सवाल है कि विच कैरेक्टर इज सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में कौन सा गुण यौन सहलग्नक है। राइट आंसर हो जाएगा, ड्रोसोफिला में कौन सा गुण जो है यौन सहलग्नक होता है, तो यह होता है रेड आई कलर, यानी आंखों का लाल रंग। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो ड्रोसोफिला जो है मक्खियों ने एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होता मक्खियों में होगा। T.H. मॉर्गन इन्होंने कब किया था, 1910 में पहली बार ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर में सेक्स लिंकेज की खोज की थी। ड्रोसोफिला में आंखों का जो लाल रंग यौन ड्रोसोफिला मेलिनोगैस्टर है, जबकि आंखों का सफ़ेद रंग अप्रभावी लक्षण है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों 18 सितंबर 2020 को जो पेपर हुआ था बिहार स्टेट का, और उसमें जो जूलॉजी का सवाल पूछा गया था पेपर 2 में, उसको हम लोगों ने एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।